हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है के डी स्टडी मंत्रा पे। आज हमारी जो ईवीएस की सीरीज चल रही है उसका 7वां पार्ट है। इसमें हम जो हमने आगे 6 पार्ट किए हैं उससे आगे का जानेंगे। जो हमारी ईवीएस की सीरीज चल रही है वो अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। इसमें हम जो बाकी जैसे हमने आगे के जो 6 पार्ट काफ़ी अच्छी तरह जाने हैं, इसमें भी हम जो 7वां पार्ट है हम इसमें काफ़ी अच्छी तरह जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो मलेरिया होता है। मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया मादा एनीफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। और जो मलेरिया की दवा होती है वह सिनकोना का जो पेड़ होता है उसकी छाल से बनाई जाती है। अब पहले क्या होता था, जो पहले सिनकोना का जो पेड़ होता था उसकी छाल को उबाल कर बनाई जाती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि सीधा उसकी छाल से दवाई बना ली जाती है। अगर हम देखें जो क्लिनिकल जो मतलब रिपोर्ट होती है किसी बीमारी की चेक की, उसमें क्या क्या होता है। जो किसी बीमारी की चेक करने की रिपोर्ट होती है उसमें व्यक्ति का नाम होता है, उसकी आयु होती है, स्त्री या पुरुष है, उसके रोग की पहचान हुई है या नहीं हुई है, और जिसने वो चेक किया है उसका नाम यहाँ पर होता है। अब क्या है, 2017 में क्या हुआ, विश्व में एक रिपोर्ट आई, उसमें देखा गया जो कुल जो मलेरिया के आंकड़े हैं उसका 6% हिस्सा कहाँ का है, भारत में दर्ज किया गया। और दूसरी तरफ देखा गया जो मरने वालों की जो मौतों की संख्या थी उसमें जो दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत का स्थान प्रथम था। और जो मच्छर जो पानी में अंडे देते हैं, मच्छर पानी में काफ़ी ज़्यादा अंडे देते हैं, और जो उनमें जो जीव आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लार्वा। जो मच्छर पानी में अंडे देते हैं जिन्हें हम लार्वा कहते हैं। अब रोनाल्ड रोस कौन थे? रोनाल्ड रोस ने क्या करा कि जो मलेरिया का मच्छर था उसकी पहचान करी, और उन्होंने काफ़ी सारे मच्छरों के पेट में तक झांका। उन्होंने देखा जो मलेरिया का मच्छर है वो कैसा है, उसके जो पंख हैं वो भूरे रंग के हैं और पंख छींटेदार हैं। उन्होंने देखा 1902 में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार भी मिला। तो उन्होंने काफ़ी सारे मच्छर एक बोतल में, ये काफ़ी मच्छर पकड़ते थे, उन पर रिसर्च करते थे। काफ़ी दिन उन्होंने मच्छरों पे रिसर्च करी। उसके बाद उन्होंने मलेरिया के मच्छर का पता लगाया, और एक बार तो कहा जाता है इनको भी मलेरिया हो गया था। अब मलेरिया में होता क्या है, मलेरिया में क्या होता है, काफ़ी ठंडी से बुखार आता है, काफ़ी तेज़ बुखार आता है, सर दर्द करता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, शरीर में थोड़ी जकड़न सी होती है। ये सब मलेरिया का जो रोग होता है उसकी निशानी होती है। अनीमिया। अब अनीमिया क्या होता है? शरीर में जो अनीमिया क्या होता है, आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, अनीमिया रोग होता है। अब क्या होता है, आयरन की कमी दूर करने के लिए हम गुड़ का सेवन, आंवले का, हरे पत्ते और सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारी खून में आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाएगी। अब 17 नवंबर 2007 में क्या हुआ, एमसीडी के स्कूलों पे एक सर्वे और उसमें काफ़ी जांच की गई। उसमें पाया गया कि हजारों बच्चे अनीमिया बीमारी से ग्रस्त पाए गए। अब कुछ पौधे क्या होते हैं जो पानी में उगते हैं, जैसे हम देख सकते हैं जो मनी प्लांट है वो किस में उगता है, पानी में उगता है। तो ऐसे पौधों को हमें समय समय पर ध्यान रखना चाहिए उसमें मच्छर पैदा ना हो। अब है ग्रुप लीडर को क्या करना चाहिए। एक ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी होती है, बाकी लोगों का सामान उठाना। अगर कोई व्यक्ति अपना सामान नहीं उठा पा रहा है तो ग्रुप लीडर को उसका सामान उठाना चाहिए, ग्रुप को आगे रखना। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है कि वह सबको आगे रखे और खुद पीछे रहे, उनका ध्यान रखे, कोई थक नहीं रहा उसको सबको ध्यान रखे, इसलिए खुद सबको आगे रखे और खुद पीछे रहे। और रुकने की जगह देखना, अगर लोगों को आराम करना है उसकी जगह देखना, अगर कोई व्यक्ति बीमार है उसका ध्यान रखना, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनका इंतजाम करवाना, सदस्य की गलती की जिम्मेदारी खुद पर लेना। जो ग्रुप लीडर होता है, अगर कोई भी टीम में कुछ भी गलती होती है तो उसका जो ग्रुप लीडर होता है सारी जिम्मेदारी जवाबदेही उसकी बनती है, क्योंकि जो पूरी टीम होती है उसके नेतृत्व में सारा काम कर रही होती है। अब पर्वतारोही जो होते हैं, जो मतलब पर्वत पे चढ़ते हैं, उनको खाने में सुबह सुबह क्या मिलती है, विटामिन सी की गोलियां, आयरन की गोलियां, उसके बाद चॉकलेट वाला मिल्क से उनको शक्ति मिलती है, इसलिए उनको चॉकलेट वाला मिल्क भी साथ में मिलता है। इन सब से उनको क्या मिलती है, काफ़ी शक्ति मिलती है। तो 90 डिग्री का कोण बना होना चाहिए, और शरीर क्या होना चाहिए, एकदम कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। अब बछेंद्री पाल कौन थी? बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला और संसार की 5वीं महिला
थी। उन्होंने कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी? 23 मई 1984 के दिन में 1:07 पर उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। जब वो 12 वर्ष की थी तो क्या हुआ, अपनी एक मित्र के साथ में पिकनिक पे गई थी और खेलते खेलते वो 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर चढ़ गई थी। अब ब्रिगेडियर सिंह से उन्होंने जो ब्रिगेडियर सिंह थे उन्होंने उन्हें गाइड किया और उसके बाद में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उन्होंने ट्रेनिंग ली, किसकी? पहाड़ों पे चढ़ने की। अब माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कितनी है? 8848 मीटर जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अब माउंट एवरेस्ट हम देख सकते हैं जो उसके ऊपर की जगह है वो इतनी भी नहीं है कि वहाँ पर 2 लोग खड़े हो सकें, इसलिए माउंट एवरेस्ट काफ़ी जो ऊपरी जगह है वो काफ़ी क्या है, काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे खाली एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के खड़े होने की भी जगह नहीं है। अब बुर्ज क्या होते हैं? आपने पुराने समय की जो इमारतों में देखा होगा, कोने कोने पे ये गोल सी जो ये इमारत टाइप की होती है, ये क्या होती है? आम दीवारों से क्या होती है, जो वहाँ पे और दीवारें होती हैं उनसे ऊंची होती है और ये हम उसके चारों तरफ देख सकते हैं, हर कोने पे ये देख सकते हैं और इसे दूर से भी देखा जा सकता है। इसमें छेद छेद से होते हैं लोगों पे नज़र रखने के लिए। अब तोपों का प्रयोग क्या होता है? काफ़ी पुराने समय पे आदिवासियों के टाइम से या उससे भी पहले और अभी भी काफ़ी समय पुराने समय से हम देख सकते हैं, लेकिन अब आजकल के समय पे क्या है, न्यूक्लियर बम का प्रयोग किया जाने लगा है। लेकिन पुराने समय पे लड़ाइयों में और युद्धों में हम देखते थे क्या होता था, तोपों का इस्तेमाल होता था। चंद्रमा पे कदम रखने वाला जो पहला व्यक्ति था कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जो चंद्रमा पे पहला कदम रखा था वो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अब उनसे इस प्रभावित कौन हुई थी? सुनीता विलियम्स। अब जो एक किताब है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाय इसैक असीमोव, किसकी किताब है ये? लॉन्गमैन की। अब इस किताब में क्या है? इस किताब में जो हम किताब का एक फ्रंट कवर देख सकते हैं, अब इस किताब में क्या है, जो पृथ्वी को लेकर समय समय पर जो लोगों की धारणाएं बदली, लोगों के क्या विचार थे, क्या विचार में बदलाव आया, इन सब के बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। सुनीता विलियम। अब सुनीता विलियम क्या थी? सुनीता विलियम कौन थी? वो अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की महिला थी और उन्होंने अंतरिक्ष में 322 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है और 2006 में वह 195 दिन अंतरिक्ष में बिताकर पहले ही आई थी, मतलब लगभग 6 महीने अंतरिक्ष में बिताकर आई थी। अभी उनकी मैराथन, जो अंतरिक्ष मैराथन की जो फोटो हम देख सकते हैं और ये उनकी बाकी फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो आसमान में जो चीज़ चमकती है उसे हम उपग्रह कहते हैं और जो ये उपग्रह और उल्का पिंड है, हमारा जो एसएसटी की जो सीरीज चालू होगी उसमें हम इसको काफ़ी अच्छे से जानेंगे। उल्का पिंड क्या होते हैं? उल्का पिंड हम देखते हैं जो काफ़ी गति से हम पृथ्वी की ओर आते हुए देखते हैं और एकदम से क्या होते हैं वो काफ़ी, लेकिन जब भी कोई पिंड जब पृथ्वी की ओर आता है तो जैसे ही वह पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो वो जल जाता है, इसलिए हमें वो चमकता हुआ दिखता है। तो आम भाषा में हम उल्का पिंड को हम क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा या फिर लूका कहते हैं। अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। अब ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? वह स्रोत जिनका उपयोग काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है, जैसे उपले, कोयला, पेट्रोलियम, इनको हम प्राकृतिक गैस और बिजली, इनको हम देखते हैं कि हम इनका प्रयोग काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं गैर परंपरागत स्रोत। इसमें क्या? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, ये वो ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका हम पहले उपयोग नहीं करते थे, कुछ समय पहले से ही हमने इन्हें उपयोग में लाना शुरू किया है। अब ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उनके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, एक अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। इसमें हम देखते हैं जो नवीकरणीय होते हैं ये वो स्रोत होते हैं जिनका जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और इनका हम कितना भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस। ये वो ऊर्जा के स्रोत हैं जो कभी ख़त्म नहीं होंगे और जिनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। कौन से? कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, जैविक ईंधन और नवीक ऊर्जा। ये सारे वो ऊर्जा के स्रोत हैं जो एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमने देखा होगा अक्सर इन सब के उपयोग के लिए हमें सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है कि इनका कम से कम उपयोग करें, जितना उपयोग की ज़रूरत हो उतना ही इनका उपयोग करें।
लोनर। लोनर क्या है? लोनर एक मोटरसाइकिल का नाम है और वैसे इसका अर्थ देखा जाए, इसका अर्थ क्या है? अकेला रहने वाला। अब लद्दाख, लद्दाख क्या है? लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। कभी भी आपके किसी भी पेपर में आए कि लद्दाख क्या है, तो हमें ध्यान रखना है लद्दाख क्या है? एक ठंडा रेगिस्तान है। और लद्दाख में क्या होता है? जो लद्दाख में जो घर होते हैं लकड़ी के बने होते हैं। लद्दाख में घर लकड़ी के बने होते हैं, जो छत होती है लकड़ी की ढलवा छत वाली होती हैं। और 2 मंजिल के अक्सर हम यहाँ पर घर देख सकते हैं। यहाँ के जो घर होते हैं अक्सर 2 मंजिल के देख सकते हैं। चूने की पुताई होती है, ऊपर छप्पर टाइप का होता है और जिसमें भूसा भरा होता है। अब क्या होता है, जो 2 मंजिल होते हैं, नीचे की मंजिल क्या होती है? जानवरों के लिए होती है और जो ऊपर वाली मंजिल में क्या होता है? परिवार के लोग रहते हैं। लेकिन जब सर्दियां पड़ती हैं तो क्या होता है? जो परिवार के लोग भी जानवरों के साथ नीचे आके रहना चालू कर देते हैं। क्यों? सर्दियों में क्या होता है? सर्दियों में वहाँ पे तो टेम्परेचर होता है वो -40 डिग्री तक पहुँच जाता है, 30 डिग्री 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। इसलिए काफ़ी ठंड के कारण जो परिवार के सदस्य होते हैं वो भी पहली मंजिल पर नीचे आ जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, ऐसी सब्जियां, बहुत सी सब्जियां हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो नीचे वाली मंजिल होती है उस पर क्या होता है? खिड़की नहीं होती। जो नीचे वाली जो मंजिलें देखेंगे इनकी, उन पे क्या होती है? खिड़की नहीं होती, खाली ऊपरी मंजिल पर खिड़कियाँ होती हैं। और जो दीवारें होती हैं काफ़ी मोटी होती हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं। और छत क्या होती है? ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ठंड से बचाती हैं लोगों को। ये सब चीज़ें ठंड से बचाती हैं। क्या होता है? सब लोग नीचे आके रहते हैं तो इनको ठंड से ये सब चीज़ें बचाती हैं। और जो सब्जियां होती हैं इनको ये गर्मियों में सुखा लेते हैं। अब सर्दियों में जब इतना ठंडा मौसम होगा, -40 डिग्री -30 डिग्री तापमान होगा, तो क्या होगा? वहाँ पे कोई खेती भी नहीं कर पाएगा ठंडे मौसम में। तो इसलिए क्या होते हैं? गर्मियों में सब्जियों को सुखा लेते हैं, उनको सर्दियों में उपयोग करते हैं। अब झूले झूले क्या है? झूले झूले क्या है? स्वागत करने को यहाँ पे लद्दाख में कहते हैं। अब चांगपा क्या है? चांगपा क्या है? 5000 लोगों का एक समूह है जो क्या करता है? भेड़ बकरियां पालने वाले लोग हैं। चांगपा, चांगपा कौन है? जो भेड़ बकरियां पालते हैं। अब जानवर काफ़ी जानवर पालते हैं, तो जो जानवर होते हैं उन्हीं से इनकी बहुत सी ज़रूरत पूरी हो जाती है। कैसे? उनसे इनको मांस मिल जाता है, चमड़ा मिल जाता है, इनकी खाल मिल जाती है, उसके बाद इनको बाल मिल जाते हैं जो उनके ऊन के काम आते हैं। बहुत सी चीज़ें इनको, दूध वगैरह इनको जानवरों से ही मिल जाता है। तो इनकी बहुत सी जो ज़रूरतें होती हैं वो जानवरों से ही पूरी हो जाती हैं। ख़ास तौर पे जो ये बकरियां होती हैं, ख़ास तौर पर जो ये बकरियां होती हैं उनसे पश्मीना जो पश्मीना ऊन बनती है और ये काफ़ी बढ़िया किस्म की ऊन होती है। और जो यहाँ पे टेंट होते हैं उनको रैबो कहा जाता है। जहाँ पे टेंट होते हैं उनको रैबो कहा जाता है। अब याक के जो बाल होते हैं उनकी बुनाई करके पट्टियाँ बनाई जाती हैं। जितना भी आप ऊंचा जाएंगे, जितना भी आप ऊंचा जाते जाएंगे, वहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। इसलिए कुछ लोग क्या होता है, केदारनाथ भी जाते हैं और बहुत सी जो ऊंची जगह पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर भी अपने साथ में लेकर जाते हैं। अब पश्मीना शॉल क्या होती हैं? अब पश्मीना शॉल क्या होती हैं? ये लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई वाले जगह पर, जहाँ पे कम से कम 0 सेंटीग्रेड से लेके -40 सेंटीग्रेड तक क्या होता है? तापमान पहुँच जाता है। 0 सेंटीग्रेड से लेकर -40 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक तापमान पहुँच जाता है। तो यहाँ पे जो बकरियाँ होती हैं ऐसे स्थान पर रहती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? जो इन बकरियों का बाल होता है वो क्या होता है? एक आम इंसान के 6 बालों के बराबर इनका एक बाल होता है। और जो इन पश्मीना शॉल होती हैं उनको बनने में कितने लगते हैं? 250 घंटे लगते हैं। और ये करीब 6 स्वेटर जितनी गर्म होती हैं। पश्मीना शॉल को हम इसमें देख सकते हैं। ये कैसी होती हैं? 6 स्वेटर जितनी गर्म अकेली ही होती हैं। अब लेखा क्या होता है? लेखा जहाँ पे भेड़ बकरियां रहती हैं उस जगह को लेखा कहते हैं। ये पत्थरों और चट्टानों की दीवारों से बनी होती है। श्रीनगर में क्या होता है? श्रीनगर से जब लेह से क्या हम श्रीनगर की ओर आते हैं तो रास्ते में क्या पड़ता है? कारगिल पड़ता है। जब लेह से हम श्रीनगर की ओर आएंगे तो रास्ते में क्या पड़ेगा? कारगिल पड़ेगा। इनको पानी घर को हाउस बोट कहा जाता है। अब कश्मीर में क्या है? हर गली में क्या होता है? एक बेकरी की दुकान मिल जाती है। और हाउस बोट की जो छत होती है उस पर सुंदर नक्काशी की जाती है, उसे हम खत्म बंद कहते हैं। खत्म बंद ये देख सकते हैं, जो हाउस बोट की छत है उस पर सुंदर जो नक्काशी होती है उसको हम क्या कहते हैं? खत्म बंद कहते हैं। और जो जालीदार खिड़कियां होती हैं और जो बाहर की साइड पे उभरी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? डब कहते हैं।
अब जो घरों की दीवारें, खिड़कियाँ, जो पत्थर, ईंटों, लकड़ियों की डिजाइन बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं। जो हम देखते हैं डिजाइनें बनी हुई इन सब क्या हम इन सबको हम क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं। अब जो दिल्ली और मुंबई है वो क्या है, अधिक जनसंख्या वाले स्थान है। अब हम देख सकते हैं गुजरात में 26 जनवरी 2001 में 7.7 तीव्रता वाला भूकंप आया था। तो ये इसने काफ़ी तबाही मचाई थी। और जो अहमदाबाद था उसमें कम से कम 150 इमारतें ढह गई थी और 1 दर्जन से ज़्यादा बहुमंजिली इमारत इसमें ढह गई थी। इसमें काफ़ी लोग मरे थे, उसमें काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। क्योंकि हम देख सकते हैं जो ये भूकंप आया था उसकी तीव्रता कितनी थी, 7.7। तो काफ़ी ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप आया था, उससे काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। और जब हम देख सकते हैं इस फोटो में भी काफ़ी मलबा आसपास पड़ा हुआ है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इस सीरीज का जो हमारा 8वां पार्ट है वो भी जल्द आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।